वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल बिहार में जारी किए गए जातियों की गिनती के सर्वे रिपोर्ट पर है। बीजेपी ने नीतीश सरकार की ओर से जारी इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि सर्वे में गड़बड़ियां हुई हैं और खुद उनके घर भी सर्वे नहीं हुआ और न ही उनसे उनके दस्तखत लिए गए। और तो और खुद जेडीयू के अंदर भी नीतीश सरकार की इस रिपोर्ट को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। जेडीयू के बिहार प्रदेश महासचिव ने चिट्ठी लिखकर नीतीश कुमार से शिकायत की है कि रिपोर्ट में धानुक जाति की संख्या को बेहद कम बताया गया है, जबकि दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जैसे महादलित समुदाय के नेता भी हैं जो नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल भंग करके सर्वे के हिसाब से आए आंकड़ों के मुताबिक हिस्सेदारी की मांग करने में लगे हुए हैं। बिहार से जारी हुई इस जाति सर्वे ने सियासत में ऐसे चिंगारी सुलगाई है कि दूसरे प्रदेशों में भी जातियों की गिनती की मांग उठने लगी है। कर्नाटक जैसा राज्य गिन चुका है तो ओडिशा में गिनती हो रही है। यह गिनती इसलिए हो रही है ताकि ओबीसी वर्ग की सही संख्या पता चल पाए और उसके मुताबिक वोट का गणित फिक्स किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी जाति गरीब की है और उसी का कल्याण सियासत का लक्ष्य होना चाहिए। शायद यही वजह है कि दूसरी सरकारें जाति गिन रही हैं तो केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर आज फिर 100 रुपए की राहत दे दी है। ऐसे में जाति गिनती को लेकर जो सियासत चल रही है उस पर सवाल उठता है कि क्या बिहार में जारी किया गया जाति गणना सर्वे रिपोर्ट आधा अधूरा है? क्या जातियों की गिनती में सियासी तकड़मबाजी भी हुई है? और क्या जाति गिनती के बहाने ओबीसी वोट बैंक की राजनीति का दबाव हर दल पर बढ़ता हुआ चला जाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब जाति वाला सर्वे शुरू हुआ, नीतीश बीजेपी के साथ थे। जब रिपोर्ट आई तो आरजेडी के साथ है। विपक्ष का सियासी हौसला हाई है, जिसे देखो वही ओबीसी गिनने की मांग कर रहा है। अब तो बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल दलों की भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। जाति की गिनती बिहार से बाहर दूसरे सूबों में भी करने की मांग उठने लगी है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है और आज उस गरीब को राहत देने के लिए उज्ज्वला गैस की सब्सिडी ने राहत दे दी। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का निर्णय किया गया है। अब ये सियासत का बुनियादी फर्क है या वजूद की मजबूरी कि मोदी सरकार देश में गरीब गिनती है कि उनका उत्थान हो। बिहार में सरकार गरीब की जाति गिन रही है। जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। वैसे जाति गिनी सब की जा रही है, शोर ओबीसी के नाम का है। इसका सियासी गणित समझने से पहले सुनिए कि बीजेपी ने बिहार की जाति गणना सर्वे पर क्या संगीन सवाल उठा दिए हैं। आरोप है कि बिहार में बड़ी संख्या में कई परिवारों की गिनती ही नहीं की गई। अति पिछड़ों की संख्या कम करने की कोशिश हुई। अति पिछड़ी जातियों को उप जातियों में बांटकर संख्या कम कर दी गई। गैर यादव जातियों की संख्या कम कर दी गई। देखिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद तो जाति गणना सर्वे का फॉर्मेट दिखाकर आरोप लगाते हैं कि खुद उनके घर में ही सर्वे नहीं हुआ और न ही उनसे दस्तखत लिए गए हैं। प्रशिक्षण कार्य हेतु मैं पटना का सांसद हूँ, लोकसभा का, भारत सरकार का मंत्री रहा हूं। सर्वे में मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, न कोई मिलने की बात की गई। दस्तखत की बात तो छोड़ दीजिए। हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कहा कोई आया था, गेट के कोई बैठा था, उससे पूछ के कि सांसद जी 3 भाई हैं ना जी, बस चला गया। अब आप पटना के लोकसभा सांसद जो नॉन लीडर है, पटना में केंद्र सरकार का मंत्री रहा है, उसका भी हस्ताक्षर लेने की आप आवश्यकता नहीं समझते हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या किया गया होगा?
बीजेपी तो छोड़िए, जेडीयू की पार्टी के अंदर से ही लोग शिकायत करने लगे कि जातियों की गिनती में सच्चे आंकड़े छिपाए गए हैं। बिहार जेडीयू महासचिव प्रगति मेहता ने धानुक जाति की आबादी कम दिखाने पर रोष जाहिर करके फिर से आंकड़े जारी करने को कहा है। दरअसल जाति की गिनती के पीछे दो लड़ाई है। एक आरक्षण के फायदे में बराबर हिस्सेदारी का मुद्दा है, दूसरी जाति की सियासत करने वाले दलों को अपने वजूद के लिए आंकड़ों के दम की जरूरत है। इसीलिए 2 अक्टूबर 2017 को जब केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी आयोग बनाया तो बिहार में सीएम नीतीश भी जाति गिनने को उत्साहित हो गए। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जुलाई में राष्ट्रपति को सौंपी गई। अभी वो जारी भी नहीं हुई कि सितंबर में नीतीश कुमार ने अपनी गिनती जारी कर दी। सियासी स्कोरिंग शुरू हुई तो जीतन राम मांझी ने कहा कि गिनती कर ली तो अब मंत्रिमंडल से ही हिस्सेदारी देना शुरू कर दीजिए, मंत्रिमंडल भंग कीजिए, ओबीसी की जातियों को प्रतिनिधित्व दीजिए। प्रतिनिधित्व बोले तो जीतन राम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उसी हिस्सेदारी की जिसके तहत ओबीसी को यूं तो मिला था 27% आरक्षण, लेकिन जब नौकरी वाली सरकारी फाइलों से लेकर यूनिवर्सिटीज में दाखिले के 2018 के आंकड़ों की तहकीकात की गई तो पता चला था कि केंद्र सरकार की 1,30,000 नौकरियों और आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी जैसे संस्थानों में दाखिले में ओबीसी की सिर्फ 25% उप जातियाँ 97% फायदा ले रही हैं। 24.95% नौकरियों और पढ़ाई में सिर्फ ओबीसी की 10 उप जातियाँ कब्जा किए बैठी थी। पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण लेने वाली 994 उप जातियों की मौजूदगी सिर्फ 2.68% थी और 983 उप जातियों का तो नौकरी और पढ़ाई में मिलने वाले आरक्षण में 0 प्रतिनिधित्व था। मतलब ये कि अंत्योदय के जिस लक्ष्य के साथ आरक्षण का प्रावधान किया गया वहाँ भी ओबीसी कैटेगरी की मजबूत उपजातियों ने कब्जा किया हुआ था। इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए देश की सेंट्रल लिस्ट में शामिल 2633 उपजातियों का अध्ययन कराकर जस्टिन रोहिणी कमेटी रिपोर्ट तैयार हुई है। रिपोर्ट जुलाई में ही राष्ट्रपति को मिल चुकी है लेकिन अभी जारी नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा पहला सीधा सवाल आपसे यही है, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करना 2024 के चुनाव के ठीक पहले क्या नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, जातिगत जनगणना, जो लोग भी सामाजिक राजनीतिक जीवन को समझते हैं उनको इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों से या जो नंबर आए हैं उससे कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। मोटे तौर पे जाति, अलग अलग जाति और जाति समूहों के जो नंबर की समझ लोगों की रही है, आंकड़े वही बता रहे हैं। कुछ आंकड़ों के वैधानिक और उनके साइंटिफिक होने पर बहस हो सकती है और वो बहस लंबी चलने वाली है। इसलिए चलने वाली है कि ये जातिगत जनगणना नहीं है। पहले तो आपको मैं ये करेक्ट करूंगा, ये जातिगत जनगणना नहीं है। जनगणना जो है वो तो केंद्र सरकार का मामला, ये एक सर्वे है जी। सर्वे के आधार पर जातियों की संख्या जो बताई जा रही है, अगर आप उसको 1930 के दशक में अंग्रेजों द्वारा जो जातीय सर्वेक्षण कराए गए थे उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोई उससे कोई बहुत फर्क नहीं है। वही नंबर है जो पहले से लोगों को पता है। मुख्य बात यह है कि जातियों की संख्या जानने के बाद जहां तक ये बात है कि उनकी हर जाति समूह की भागीदारी होनी चाहिए, तो वो जिम्मेवारी तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी है। आज 32-33 सालों से लालू जी और नीतीश जी, यही लोग तो सत्ता में हैं, तो किसने रोका इन लोगों को भागीदारी देने से? अब इन लोगों को, दोनों ही लोगों को अपनी जातियों की संख्या भी पता चल गई है और ये इनको बताना चाहिए पहले कि उनकी सरकार में, उनकी विधायकों की संख्या में, उनके सांसदों में कितने लोग इन जातियों के से जो जिनका वो प्रतिनिधित्व करने का या जिनकी आवाज होने का वो दावा कर रहे हैं जी, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार में कितने ऐसे लोगों को जगह दी है। ठीक है, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति से ये मंडल कमंडल पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। 63% ओबीसी की जो आबादी है वो बढ़ गई है। कुछ असर नहीं होगा। मैं जी चित्रा जी, मैं आपको बता देता हूं, कोई असर नहीं होगा। चुनावों की जो थोड़ी बहुत समझ मुझे भी है, लाइए मैं लिख कर दे देता हूं आपके चैनल पे। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जीवन की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है और लोकसभा चुनाव तक अपने इस तरह के जब राजनीतिक नेताओं के दलों के जब अंतिम दिन आ जाते हैं तो इस तरह के हथकंडे या शॉर्टकट लगाने का प्रयास नेतागण करते रहे हैं। मैं आपको लिख कर दे देता हूं कि जहां तक जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का सवाल है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीटें भी नहीं आ सकती हैं पूरे बिहार से। इस बात को आप लिख लीजिए और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे आप ढूंढकर फिर से मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा। इन चीजों का कोई असर नहीं होने वाला है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। किसने, आप ये बताइए कि 32 साल से लालू और नीतीश ही बिहार में हैं। आप ये सर्वे आज 32 साल के बाद अगर इतना बड़ा क्रांतिकारी
डिसीजन ये है, इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला जी। है, तो किसने रोका था नीतीश कुमार को या लालू यादव को ये पहले करने से? 1990 से लेकर अभी तक बिहार में तो लालू और नीतीश की ही सरकार है, कोई तीसरा आदमी तो आया नहीं है। तो किसने रोका था कि इन लोगों की आप जनगणना करा लो या इसकी सर्वे कर लो? दूसरी बात कि अगर मैं इन समाज से अगर मैं आता हूं तो मेरी तो इन लोगों से शिकायत होगी कि अगर आज पूरा बिहार बेरोजगार है, आज अगर पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ हैं, अगर आज पूरे बिहार के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं, तो उसमें इन्हीं जातियों के लोग तो ज्यादा सफर कर रहे हैं, यही लोग तो ज्यादा परेशान हैं। और ये तो इनके 32 साल के राज के बावजूद है। आप आरजेडी से जरा पूछिए, लालू यादव की पार्टी से, कि भाई ये बता दो कि कितने दलित और कितने अति पिछड़ों को तुमने मंत्री बनाया है। नीतीश जी बता दें, पूरी महागठबंधन सरकार में कितने लोग हैं ये बता दें कि भाई कौन सा महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो इन वर्गों को दिया गया है। ठीक है, आप निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीटें भी आना मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव की ओर से तो अब देश भर में ये जातिगत जनगणना या सर्वे जो भी कह लें आप अपने शब्दों में, इसको कराने की मांग की गई है। और उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पिछड़ों के मसीहा के रूप में नीतीश कुमार को पेश कर रही है। 2024 में क्या नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया में मोदी के मुकाबले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे इसके साथ, जैसा कि जेडीयू के नेताओं के बयान से नजर आ रहा है प्रशांत जी? लेकिन आप कह रहे हैं वो 5 सीटें भी नहीं जीतेंगे। भैया मैं कह नहीं रहा हूं, आप इसको बिल्कुल लिख के ले ले मेरे से। जदयू के 5 एमपी अगर जीत कर आ जाएं तो आप जो कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पे मैं आकर सामने माफी मांगने को तैयार हूं। मैंने, आपको याद होगा, बंगाल में मैं ये रोज रोज इस तरह के दावे करता नहीं हूँ। बंगाल के चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएंगे और उनको 77 आए, तो उस समय भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि जदयू का लोकसभा में जदयू के 5 एमपी भी जीतकर नहीं आ सकते। वो किनारे की बात है, जदयू के नेता क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसको कोई मानने वाला है नहीं। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में कोई आदमी नीतीश कुमार को मानने को तैयार नहीं है। इनके 42 विधायक हैं और ये अब अंतिम चुनाव अपना लोकसभा में ये लड़ेंगे और उसके बाद इनके पार्टी का कोई अस्तित्व तो बचना नहीं है। अब अंतिम प्रयास के तौर पर एक बार फिर से उसी काठ की हांडी को ये चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है जिससे कि गरीबों, पिछड़े और वंचितों की स्थिति बदल सकती है, तो इसको करने में आपने 32 साल क्यों लगा दिए? 1990 से 2023 तक अगर आप कह रहे थे कि पहले केंद्र की सरकार आपकी मदद नहीं कर रही थी, इस बार भी केंद्र की सरकार ने आपकी मदद नहीं करी है। तो ये जो सर्वे है, और ये मेरा शब्द नहीं है कि ये मैं कह रहा हूं जनगणना को सर्वे, आप इस बात को, आपके दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि ये सर्वे है। जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का मामला है और बिहार सरकार भी इसको सर्वे ही कह रही है, जिसका कोई वैधानिक या साइंटिफिक आधार नहीं है। नई बात, अगर आप ध्यान से इस सर्वे को देखेंगे तो एक चीज मेरी समझ, मेरे लिए नई जो थोड़ा देखने से लगी वो ये है कि जो ईबीसी वर्ग है, जो अति पिछड़ा समाज है, उसका फ्रेगमेंटेशन जितना लोग पहले बताते थे उससे ज्यादा है। जो 35% अति पिछड़ा समाज है उसमें कोई भी ऐसी जाति नहीं है जिसकी 3% भी आबादी हो। सारी जातियों की अपनी जनसंख्या 3% से कम है। यही वजह है शायद कि जो ईबीसी वर्ग है, ये कहना बहुत आसान है कि अति पिछड़ा किसके पीछे खड़ा है। ठीक है, सच्चाई ये है कि वो इतना फ्रेगमेंटेड है, इतनी छोटी छोटी जातियां हैं, 100 से ज्यादा जातियां हैं, कि उसको एक साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर जोड़ पाना वो इतना आसान है नहीं जितना लोग बताते हैं। लेकिन बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने का पहला साहस किया है और उसकी तारीफ भी हो रही है। राहुल गांधी तक तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये जनगणना नहीं है, सर्वे कह लीजिए आप, सर्वे कह लीजिए, शब्दों को जिस तरह से भी घुमाइए, बट आंकड़े तो सामने आए हैं ना प्रशांत जी। तो भाई राहुल गांधी की सरकार थी जिसने जनगणना, देश भर में जातीय जनगणना हुई है, ये आप भ्रम मत पालिए। पिछला जो जनगणना हुआ है वो जातिगत आधार पर ही हुआ है। उसके आंकड़े यूपीए की सरकार ने जारी नहीं किए और अभी एनडीए की सरकार जारी नहीं कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि देश में पहला बार इसको किया जा रहा है। आप दर्शकों को जो सही बात है वो बताइए। राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि साहब आपकी सरकार थी, आपने देश भर में जनगणना कराई थी। अभी तो आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, कराएंगे। पहले जो आपने जनगणना कराई थी उसको क्यों नहीं उसके आंकड़े जारी किए, ये बता दो भाई पहले। राहुल गांधी की ओर से जो ट्वीट किया गया है मैं वो पढ़ देती हूँ। वो लिख रहे हैं, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी, एसटी 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। आगे वो लिखते हैं, इसीलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है।
और वो दावा भी कर रहे हैं कि 24 में अगर आती है सरकार तो फिर जातिगत जनगणना कराई जाएगी देश भर में। पहली बात तो राहुल गांधी को ये बात आज पता चली है कि बिहार में अनारक्षित वर्ग के लोग 85% हैं। यही शायद कारण है कि बिहार में कांग्रेस की ये दुर्दशा है। कांग्रेस के कोई भी लीडर को जो या किसी भी दल के कोई लीडर जो जमीन से जुड़ा है उसको ये आंकड़े बिल्कुल मालूम है, पहले से पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 35% यहाँ अति पिछड़े रहते हैं, 25% ओबीसी का 25-27% ओबीसी का यहाँ की संख्या है, दलित यहाँ 18% है। ये अगर राहुल गांधी को कल पता चला है तो मुझे आश्चर्य भी है और शायद यही वजह है कि उनकी पार्टी की ये दुर्दशा है बिहार में। उनको जमीनी हकीकत का शायद उनको अंदाजा नहीं है। दूसरी बात, अगर उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि मैं कराऊंगा, तो मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि साहब आपकी सरकार थी और आपने जनगणना कराए थे, वही आप जारी कर दीजिए। आगे जब होगा तब तो अब कब सरकार में आप आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है। पहले जब आप सरकार में थे, जातिगत जनगणना कराई गई थी पूरे देश में, उस समय आपने क्यों नहीं जारी किया, पहले ये बता दो। और राहुल गांधी आज जगेंगे उससे कोई कुछ बदल थोड़ी जाएगा भाई। आज राहुल गांधी जाकर धान के खेत में रोपनी अगर देखने लगेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि धान की रोपनी आज से हो रही है। वो जो देश, वो राहुल गांधी के लिए नई बात हो सकती है कि वो धान की खेती कैसे होती है, रोपनी कैसे होती है, ये देखने गए हैं कैमरा लगा के। देश का बहुतायत लोग जानते हैं कि धान की खेती कैसे होती है। तो राहुल गांधी को अगर आज ये पता चला है कि 85% अति पिछड़े दलित समाज के लोग रहते हैं, तो ये राहुल गांधी को अपनी जानकारी बेहतर करने का समय होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। जनस्वराज के सूत्रधार को आप सुन रहे थे। चूंकि बीते 1 सालों से लगातार उनकी पदयात्रा बिहार में चल रही है और बिहार से ही जातीय ये आंकड़े सामने आए हैं जिसको लेकर देश भर में चर्चा चल रही है। अब नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ेंगे दंगल में। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। नवल किशोर यादव जी, स्पोक्स पर्सन बिहार बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएम शाहीन साहब, जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक पांडे जी, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। और धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्टूडियो में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो प्रशांत किशोर की ओर से भी सीधे यही कहा जा रहा है कि कुछ भी करवा लीजिए सर्वे के जरिए। ये तो बात सभी को पता थी और किसी को कोई फायदा होने नहीं जा रहा है। तहसीन पूनावाला जी, इन आंकड़ों के जरिए। चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सवाल जो भी आप मुझसे पूछे, जो इस तरह के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स होते जिनको अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी की पार्टी में भेजते हैं, उनको मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। वो अपना मार्केटिंग करे, अपना प्रचार करे, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। चलिए, तो मैं दूसरे सवाल पर आ जाती हूँ। तो ऐसे ना, मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए। कई ऐसे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, वो कह रहे हैं कि भ्रमजाल है। रविशंकर प्रसाद तो उनका ये कहना है कि मेरे घर तो कोई आया ही नहीं था पूछने के लिए कि मैं किस जाति से हूं, न मेरे दस्तखत लिए गए। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के आपके पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा, उनका भी कहना है कि 2010 में तो सवर्णों की तादाद ज्यादा थी, अचानक से ये कम कैसे हो गई 2023 के आंकड़े में। उसके बाद फिर जेडीयू के महासचिव हैं प्रगति मेहता, वो कह रहे हैं धानुक जाति की जो आबादी है उसको बहुत छोटा बताकर प्रस्तुत किया गया है। तो सभी ने एक तरीके से इसको भ्रामक बताने की कोशिश की है, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है। जी, एक तो जो पटना के आउटगोइंग सांसद है माननीय रविशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने कहा, मैंने उनका बयान सुना आपके चैनल पर, कि उनके घर के बाहर कोई बैठा हुआ था, उन्हें पता नहीं था कौन था, बैठकर चले गए। तो आप मुझे बताइए चित्रा जी, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते, सांसद के घर के बाहर कोई बैठता है, पुलिस नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं लिखती, सिक्योरिटी नहीं होती, नाम नहीं लिखते, सांसद जी को पता नहीं था, सर्वे हो गया, आज तक पर उसकी इतनी डिबेट हुई, आज तक पर इतने ब्रेकिंग न्यूज हुए, और सांसद जी आज जागे, इसलिए उनको मैं आउटगोइंग सांसद कहता हूँ। उनका संवैधानिक काम क्यों नहीं किया उन्होंने कि जाकर सर्वे में अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया। जहां तक सवाल है किन्हीं का भी कि कोई इसमें डाउट्स है, कोई इसमें किसी को लगता है कि ज्यादा है कम है, ये एक साइंटिफिक सर्वे। चित्रा जी, इस सर्वे को मैंने देखा है, जैसे आप लोग करते हैं, इंडिया टुडे और आज तक एक पोल करता है, मूड ऑफ द नेशन पोल करता है, उसका एक साइंटिफिक आधार होता है, इसका डेटा है, इसका डेटा पब्लिक डोमेन के अंदर डाला जाएगा, सरकारी वेबसाइट के ऊपर, बिहार के सरकारी वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर ले। और उसमें भी जिन लोगों के घर ही टीम नहीं पहुंची है, उनके घर क्या चेक करना, वो लोग तो खुद ही बाहर आकर अपनी बातें बता रहे हैं ना। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पटना के वो सांसद हैं, अगर उनके घर जाकर सर्वे की टीम इस बारे में जानकारी नहीं लेती है, और ऐसे एक या दो लोग नहीं है, ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है, ऐसे लोगों की, मेरे मोबाइल में भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा है कि हमारे घर लोग नहीं आए।
तहसीन पूनावाला जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रही हूँ, लेकिन चलिए आपने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी से जवाब ले लेती हूँ। नवल किशोर यादव जी, अब चूंकि आप लोगों को बेचैनी ज्यादा है कि नीतीश कुमार को पूरा श्रेय मिल रहा है जातिगत सर्वे का और चुनाव में नुकसान नहीं हो जाए, इस वजह से अलग अलग मुद्दों को सामने लाकर निशाना साधा जाए। नहीं चित्रा जी, ऐसी बात नहीं है। ये सवाल श्रेय लेने का नहीं है। जब कभी भी दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ी गई है इस देश में और बिहार में, उसमें बगैर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कभी कुछ नहीं हुआ। ये जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस जो जनगणना सर्वे है जातीय, उसके खिलाफ है, वो भ्रम पैदा करते हैं। आपको याद होगा जब 77 में मोरारजी भाई की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के जो विंग उसमें साथ था, तब मंडल कमीशन की बहाली हुई थी। कांग्रेस 80 में आ गई, 85 में आ गई, मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। फिर 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो 27% रिजर्वेशन हमारे समर्थन से सरकार चल रही थी, वह हुआ। और अभी हमारे समर्थन से नीतीश जी सरकार चला रहे थे, हमने समर्थन देके उनको इस जनगणना करने के लिए सामूहिक निर्णय लिया था। इसलिए ये कहाँ कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को कष्ट है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। वो काम चलता रहेगा। जो आज जातीय सर्वे करा के आप बताना चाहते हैं, वही काम आदरणीय प्रधानमंत्री, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों के घर में बाथरूम बनाना हो, या 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, जो बेसिक काम है, ये कुछ लोग जातियों के नाम लेके अपने परिवारों को जिलाना चाहते हैं, ठीक है, अपने पारिवारिक हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी हर हाल में गरीबों का काम करना चाहती है, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है, अंतिम पंक्ति के अंतिम तक। ठीक है, नवल किशोर यादव जी ने जो बातें कही है तहसीन पूनावाला जी, अब तो उज्ज्वला योजना में सब्सिडी और ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि महिलाओं को राहत मिल पाए, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर इस देश में कोई एक जाति है तो वो गरीब जाति है और उसकी गरीबी को दूर करना ही सामाजिक न्याय है। तो देश इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा या जातिगत जनगणना करा लो, पहले 4000 थे, अब 46 लाख जातियां, अलग अलग जातियां, उपजातियां, उसमें भी अलग अलग समूह हैं, उसकी बात कर ली जाए। तहसीन पूनावाला जी। नाविका जी, चित्रा जी, दो चीज। सबसे पहले कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस में फर्क है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एक अलग चीज है, वो चित्रा जी को भी मिलेगा, तहसीन को भी मिलेगा, नवल किशोर जी को भी मिलेगा। उसमें धर्म, जाति, लिंग नहीं देखा जाता। अगर आप गरीब हो, माननीय प्रधानमंत्री ने उसमें 8 लाख का प्रावधान डाल दिया। आप बताइए मुझे चित्रा जी, इस देश में 8 लाख को गरीब कहा जाता है? ये जिस देश के हमारा आज पर कैपिटा इनकम 127वां है, पूरे विश्व में 8 लाख को गरीब बता दिए गए। बात वो नहीं हुई। सोशल जस्टिस, 5000 साल एक व्यक्ति को एक कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं है। आज सोशल जस्टिस की बात होती है। मैं अपनी बात इस चीज से समाप्त करता हूं चित्रा जी। नवल किशोर जी आप बैठे हो, बता दे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, कितने वाइस चांसलर्स SC ST जो संवैधानिक पोस्ट है, जो संवैधानिक रिजर्वेशन है, उसको भी नहीं भरा जाता है। ठीक है, लेकिन जब जाति निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी तहसीन पूनावाला जी। और यहाँ पर सुनिए ना, बार बार जिस गरीब जाति का जिक्र किया जाता है कि आखिर OBC में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा क्यों है जो पिछड़ा रह गया और उसको फायदा नहीं देने का काम किया गया, तो इसमें भी पॉलिटिक्स होती है। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है, सर सुनिए ना, आप आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है उसका हवाला देते हुए धर्मवीर चौधरी जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। जो आंकड़ा सामने आया है, आपको बता दें, रोहिणी आयोग ने जब डेटा एनालाइज किया था तो पता चला था कि नौकरी और पढ़ाई में OBC की 25% उपजातियां 97% का फायदा ले रही हैं। 983 उपजातियों का नौकरी और पढ़ाई में मिलने वाले आरक्षण में 0 प्रतिनिधित्व था, यानी कि OBC में 75% लोग ऐसे हैं जिनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। धर्मवीर चौधरी जी, तो पहले तो यहां पर जड़ आपको ठीक करनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन सा क्रीमी लेयर है जो पूरा का पूरा फायदा OBC का लेता हुआ चला जा रहा है, और जो दबे कुचले या गरीब लोग हैं, न उनके परिवार को, न उनके बच्चों को, न उनके जीवन स्तर में किसी भी तरह का सुधार हो रहा है। चित्रा जी,
जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी पूरे जीवन भर, और जिस सामाजिक समरसता की लड़ाई मान्यवर साहब काशीराम जी ने लड़ी, आज अगर ये पार्टियां ईमानदारी से इस जाति जनगणना सर्वे जो भी आप कह रही हैं, इस पर जो है ये सामाजिक न्याय देना चाहते हैं जातियों को और उस सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इनको रोक कौन रहा है? मैं तो कहता हूं कि कहीं कम कहीं ज्यादा 65% की आबादी पूरे देश में है, तो ये जहां जहां जिसकी सरकारें चल रही हैं, पहले तो ये 65% ओबीसी को मंत्री बना दें। इनको कौन रोक रहा है? बिल्कुल 65% मंत्री बनाएंगे। और राहुल गांधी जी ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे सरकार आने पर। हाँ। तो राहुल गांधी जी की तो कई राज्यों में सरकार चल रही है, तो उसको वहां तुरंत क्यों लागू नहीं करते? ये 65% भागीदारी मंत्रिमंडल में दें और 65% की भागीदारी अपनी टिकटों में दें, अपने घोषणा पत्र में शामिल हों। और जो पार्टियां 50% की भागीदारी की बात करती हैं ओबीसी की, वो 50% अपने घोषणा पत्र में घोषणा करें कि हम ओबीसी को टिकट देंगे। और बिहार, चित्रा जी 10 सेकंड, और बिहार का जो सर्वे अभी आपने जो बताया, इसमें जाट समाज का प्रतिनिधित्व बहुत कम दिखाया गया है। हाँ। सिख जाटों को तो उसमें शामिल ही नहीं किया गया। हाँ। आप चाहे जैन धर्म के जाट हैं, सिख धर्म के जाट हैं, हिंदू धर्म के जाट हैं या मुस्लिम धर्म के जाट हैं, जाट तो जाट होते हैं। हाँ। उनको शामिल ही नहीं किया गया सर्वे में, सिख धर्म को। तो जाटों की जनसंख्या वहां पर ज्यादा है, उसको बहुत कम दिखाया है सर्वे में बिहार में। तो मुझे इस पर भी आपत्ति है। जातियां ऐसी हैं जीएम शाहीन जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, जिनके आंकड़ों को क्या हेरफेर करके दिखाया गया है, क्योंकि अलग अलग तबके से ये आवाज खड़ी हो रही है। जीएम शाहीन जी, आप जेडीयू के नेता हैं। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, मैं पढ़ देती हूं और उस सवाल का जवाब आपसे चाहिए। वो लिख रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाए और संख्या आधारित मंत्रिपरिषद का गठन करें, जिससे समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व का मौका मिल जाए। दरी बिछाने वाला जमाना चला गया कि जो बिछाएगा वही बैठेगा। जीएम शाहीन जी, और कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से भी आपत्ति जाहिर की गई है, मैं सुनाऊंगी वो आगे, लेकिन इस पर पहले प्रतिक्रिया आपकी। क्या गलत बोल रहे हैं जीतन राम मांझी जी? दीजिए प्रतिनिधित्व आप आबादी के हिसाब से। चित्रा जी, पहले मैं आपका जो आपने प्रशांत किशोर जी को प्रोग्राम में लाया था, पहले मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं कि जिनको कुछ भी राजनीति ग्राउंड लेवल पे जिनको कुछ भी नहीं पता, जो 8 पार्टियों का काम करके हमारे पार्टी में आया हुआ था, आप उसकी राय ले रहे थे अभी, और जो बता रहे थे जो बीजेपी का पक्ष रखते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि उनको चाहे कि वो बीजेपी का स्पोक्समैन बने। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारी पार्टी की जो मांझीराम साहब ने जो ट्वीट किया हुआ है, आपके रिकमेंडेशन की ऐसा नहीं होता पार्टी आप अपनी बात करें। अरे बाबा, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हैं यार? अरे भैया, आप चुप तो करिए भाई, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जब अपने टाइम पर चुप बैठा था तो आप भी चुप बैठिए। देखिए चित्रा जी, इस तरह डिबेट नहीं होता। ये जो बीच में बोल रहे हैं ये डिबेट, इसको डिबेट नहीं बोलते। देखिए प्लीज बोलने दीजिए, मुझे अपना टाइम दे दीजिए। आपने टाइम दिया, मुझे भी बोलने दीजिए। आप देखिए शाहीन साहब प्लीज। नवल किशोर जी सुन लेते हैं शाहीन साहब, लेकिन जिस प्रशांत किशोर पर आप सवाल खड़े कर रहे थे, अभी तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के नंबर 2 थे एक समय पर, और आप कह रहे हैं कि उनकी बातों को हम गंभीरता से नहीं ले सकते। एक समय में नंबर 2 थे नीतीश कुमार की बात। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप, ठीक है? अरे वो तो कहाँ ममता बनर्जी पर आते हैं। जीतन राम मांझी, वो तो बिजनेसमैन है, सिंपल बिजनेसमैन है वो। ठीक है सर, जीतन राम मांझी। हाँ, मैं जीतन राम मांझी ने अगर ट्वीट किया, मैं क्या बता रहा हूँ, उनका ट्वीट उनका अपना एक जाति राय हो सकता है, हम नहीं कहते। पार्टी में इतने सारे लीडर बैठे हैं, कोई भी अपना जाति राय दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा और अपनी बात कहने की आजादी है। बीजेपी तो है नहीं है हम लोग कि यहाँ पर क्या कहते हैं 2 लोगों की चलेगी और बाकी कोई बोल नहीं सकता। हमारी पार्टी में हर एक लीडर को बोलने का हक है, हमने दबा के नहीं रखा। जैसे अडवाणी जी की बात नहीं सुनी जाती है बीजेपी में, हमने हर एक लीडर को आजादी देके रखी है, वो बोल सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे अभी, उसी पर मैं आता हूं। हाँ। आपने ये भी कहा, देखिए मैं 2022 की बात याद दिलाना चाहता हूं आपको। 2022 में बीजेपी हमारे साथ थी, और ये कब पास लागू कानून कब बना, उस वक्त नाम पार्टी थी 2022 में,
और असेंबली में ये पास हुआ, क्या उस वक्त बीजेपी हमारे साथ नहीं थी? आज वो हमारे साथ नहीं है तो हम लोग बुरे हो गए। अरे वो तो कहती है पैसा हमारे ही वित्त मंत्री की ओर से दिया गया, सैंक्शन किया गया। बीजेपी तो अब दावा कर रही है, सम्राट चौधरी को ले ले, इनको ले ले, ये कह रहे हैं कि जब जाति आधारित जनगणना की बात हुई थी, पैसे तो उस समय के वित्त मंत्री बीजेपी के थे, उनकी ओर से जारी किए गए थे। नहीं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन को मैं मानता हूं, उनका डिप्रेशन मैं समझ सकता हूं, उनकी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन को आजकल समझ सकता हूं, उनको बोलने की आजादी है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस चीज से बिहार के जो लोगों को जो फायदा होगा, उसके लिए हमारी पार्टी जो है हमेशा आगे रहेगी। तो मंत्रिमंडल से हो जाएगी ना शुरुआत, क्योंकि चुनाव तो 2025 में है विधानसभा के, तो अभी से आप दिखा दीजिए देश में बड़ी लकीर खींच दीजिए कि एक राज्य ऐसा है वहां पर इस तरह से फैसला होता है। देखिए, बिहार ने शुरू किया जाति जनगणना, बिहार ने शुरू किया, पूरे देश में जल्दी होगा और 2024 में जो है वो सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन की होगी। एक जल्दी से और सवाल, चूंकि आप जेडीयू के नेता हैं, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जल्दी से ले लेती हूं। मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि देश में एक ही जाति है और वो है गरीब की, और गरीबी दूर करना ही सामाजिक न्याय है। कैसा है उनका ये बयान? तो क्यों नहीं कर रहे चित्रा जी, क्यों नहीं कर रहे? मैं जो बता रहा हूं, अगर इतने सालों से सरकार चला रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अगर उनके जो उनके जो 10 स्टेटों में उनकी गवर्नमेंट है तो वहां पर क्या किया उन लोगों ने? उनकी तरफ से तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो पाते। उनके आप मणिपुर में देखिए, मणिपुर में क्या हालात है। कम से कम बीजेपी को चाहे कि वो अपने गरिबान में नजर डालकर देखे। हमारी नाराजगी किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं जो देश के आम जनता की भलाई का काम होगा वो हमारी पार्टी करने के लिए तैयार है। ठीक है, जनता की भलाई का काम होगा। और आगे आने पर मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि विकास के पैमाने पर अगर आप बताएं कि बिहार कहां पर इस वक्त खड़ा हुआ है किसी भी मामले में, तो मैं उसका जिक्र जरूर आपके मुंह से चाहूंगी, क्योंकि 33 सालों से वहां पर पिछड़ा मुख्यमंत्री ही रहा है, चाहे इस पार्टी का रहा हो, उस पार्टी का रहा हो। लेकिन दीपक पांडे जी से जल्दी से एक टिप्पणी ले देती हूँ, समाजवादी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पांडे जी, अब तो उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है, उधर अपना दल के नेता भी कहनी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की भी ये मांग है, लेकिन बीजेपी का एकमात्र यही फोकस है जो गरीब है उसकी गरीबी खत्म करना है, और यही सामाजिक न्याय है, और इसी पर हमारा फोकस है, जातियों में नहीं पड़ना है, क्योंकि जंजाल है ये, भ्रमजाल है ये। देखिए, बीजेपी का कोई एकमात्र फोकस नहीं है। बीजेपी का एकमात्र फोकस है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को धनवान बनाना, उनको और ज्यादा। आपने देखा होगा लाखों करोड़ों का बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन आज तक उन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। तो ये किस लेवल पे बात करते हैं कि गरीबों की बात करेंगे? और रही बात इस जो अभी बीजेपी के नेता लंबी लंबी बात कर रहे थे, ये लोग कहते हैं कि ये जो जातिगत जनगणना हुई या सर्वे हुआ है बिहार में हमारी देन है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करवा देते? नरेंद्र मोदी जी से कहते पूरे भारत में करवा दें। अगर ये लोग इतना इस जातिगत जनगणना के फेवर में हैं, योगी आदित्यनाथ सीधे सीधा मना करते कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं करवाएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं करवाओगे? तो आपको करवाना चाहिए। ये लोग कंफ्यूज्ड आदमी हैं, और हमने करवा दिया बिहार में, तो हमसे कह रहे हैं कि आप 60% अपने मंत्रिमंडल में दे दीजिए। और आज के ही अभी हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने महिला आरक्षण बिल लाया और बोल रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल आज हम लेकर के आए हैं और इसको इंप्लीमेंट करेंगे 2027 के बाद। क्यों? आज ही अपना मंत्रिमंडल भंग कीजिए, मोदी जी से कहिए, योगी आदित्यनाथ से कहिए, और जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है कहिए कि भंग करे और महिलाओं को दे दे उनका आरक्षण 33%। अरे पांडे साहब, पलट के आप लोगों से भी पूछ लिया जाएगा ना, 2012 में आप लोगों की प्रचंड बहुमत की यूपी में सरकार थी, पास करवा लेते प्रस्ताव, वहां से लेकर आते, जैसे बिहार की सरकार ने किया है। सुनिए ना सवाल, सुनिए दीपक पांडे जी, दीपक पांडे जी, 2012 से आज से लागू कीजिए, तो आप अपना क्यों नहीं किए? तो ये लोग कंफ्यूज्ड है, इनका श्रेय भी लेना है और इनको किसी को श्रेय भी नहीं देना है। अगर श्रेय लेना है तो उत्तर प्रदेश में भी कराइए, पूरे भारत में कराइए। मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? तो इनको किसी के हक की बात नहीं है। और रही बात ओबीसी की और अन्य पिछड़ा वर्ग की, मोदी जी को जब वोट लेना होता है तो खुद ओबीसी बन जाते हैं, और उसके बाद जब वोट का काम हो जाता है तो अपने फिर उद्योगपति दोस्त के साथ हम दो हमारे दो पे निकल जाते हैं। ठीक है, मैं नवल किशोर यादव जी, आप जवाब दे दीजिए। दीपक पांडे जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जल्दी से उनको कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, नवल किशोर यादव जी, नवल किशोर यादव जी, जल्दी से एक टिप्पणी इस पर। नवल किशोर यादव जी, टिप्पणी इस पर जल्दी से।
देखिए, ऐसा है कि अभी बात बिहार को रही। बिहार से जब शुरुआत हुआ जातीय सर्वे का, तो उसमें हम लोगों ने समर्थन किया। इनको चाहिए, एक काम नहीं करेंगे ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां काम नहीं करती है। एक गरीबों के जातों का नाम लेके उसको भुंजाना चाहती है, अपने परिवार पालना चाहती है, अपने व्यक्तिवादी संस्थाओं को बढ़ाना चाहती है। आप 32 साल से हैं साहब, किसने रोका था गरीबों को काम करने से, दलितों को, शोषितों को? बड़ी खबर आ रही है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। बड़ी खबर यह है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके सांसद संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। आपको बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। आज ईडी ने छापेमारी दिल्ली की विवादित शराब नीति घोटाला मामले में की थी। इसके पहले संजय सिंह के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई थी। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शराब नीति घोटाले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब संजय सिंह जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी के सामने दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया था, उसके मुताबिक एक कार्यक्रम में संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा मिला था। इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया था। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली चुनाव से पहले आप नेता द्वारा आयोजित एक फंड जुटाने का ये कार्यक्रम था। इस पूरे मामले में ईडी की छानबीन लगातार जारी थी और अब से कुछ ही देर पहले गिरफ्तारी हो गई है संजय सिंह की। इसके पहले संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी थी। शराब घोटाले की चार्जशीट में उनका नाम है। संजय सिंह को ईडी ने किया है गिरफ्तार। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है। उसका यह कहना है कि दरअसल विपक्षी इंडिया की मजबूती को देखकर बीजेपी डर गई है। इस वजह से वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस तरह से परेशान कर रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। श्रेया मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, क्या जानकारी मिल रही है? दिन भर छापेमारी चलती रही और उसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। श्रेया, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? श्रेया के पास हम चलेंगे। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में श्रेया चैटर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रेया, मेरी आवाज मिल रही है क्या? श्रेया, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। ने आम आदमी पार्टी से जुड़े सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी तब हुई जब दिनेश अरोड़ा, जो एक खुद अक्यूज थे, वो अप्रूवर बन चुके हैं। ये बताना बहुत जरूरी है कि चार्जशीट में ये बताया गया था कि दिनेश अरोड़ा संजय सिंह के बहुत करीबी थे। तो दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बनने के बाद ये जायज है कि कुछ तथ्य इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली थी, जिसके तहत उन्होंने आज सुबह से संजय सिंह के घर पे छापेमारी चलाई और उसके बाद संजय सिंह को अभी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा आक्रामक है। जब से ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की थी, आपका ये कहना है कि अडानी मोदी का मुद्दा उठा रहे थे, इसीलिए रेड डाल दी गई संजय सिंह के घर पर और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो बयान है वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल टोन पे है, लेकिन अगर हम कार्रवाई की बात करें तो डायरेक्टर के तरीके से हो रही है। जो एजेंसी को तथ्य मिला है उसके आधार पे छापेमारी हुई है और उनको जो डिटेल है उस के हिसाब से आज सुबह से हमने देखा है कि सिंह के छापेमारी में मौजूद है, जहाँ पे राउटिंग ऑफ फंड की बात की गई है और इसके अलावा कैसे फंड मिला है, कहाँ की मीटिंग हुई है, ये सारी डिटेल्स एजेंसी के पास से बताना ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस केस में सिर्फ ईडी नहीं, सीबीआई के तहत भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। लेकिन संजय सिंह के तहत इन्वेस्टिगेशन तब की गई जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बन गए और दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह का करीबी बताया गया था। शराब घोटाला मामले में श्रेया लगातार ईडी के रडार पर कई नेता रहे। इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल मई में आप सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। बीमारी के चलते फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर हैं। उसके बाद शराब नीति घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई थी और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी इस तरह से हो गई है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आपको बताते चले, इसी के साथ अब लगातार जो राजनीतिक लड़ाई है वो काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगी। पंकज जैन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है आपकी ओर से? मुख्यमंत्री की या बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या?
चित्रा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हम आम आदमी पार्टी दफ्तर के भीतर ही मौजूद हैं और यहाँ पे हलचल काफी तेज हो गई है। जैसा कि कुछ देर पहले हमने ये जानकारी आज तक के दर्शकों तक पहुंचाई थी कि आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है। और आपको बता दें कि कुछ ही देर में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगी। आज ही दोपहर में जब अरविंद केजरीवाल ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे थे चित्रा, तो उस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर सवाल खड़े किए थे इस पूरी जांच प्रक्रिया को लेकर। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पे क्या कहना है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। महज 10 या 15 मिनट की बात है। आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं और अपना जो रुख है उसको साफ करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि जो हलचल संजय सिंह के घर पर है वहां पर पुलिस को बुला लिया गया है। अगले 5 से 10 मिनट में चित्रा संजय सिंह को ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा और सुबह 7 बजे के आसपास ईडी उनके घर पर पहुंची थी। और इस लंबी पूछताछ के बाद अब ये जो गिरफ्तारी हुई है वो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता इसलिए भी बढ़ाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह एक मजबूत स्तंभ भी है। सांसद होने के नाते कई राज्यों की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। संगठन को मजबूत करना, इंडिया गठबंधन के बीच जो पुल बांधने का काम करते थे संजय सिंह, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से ये नुकसान तो है ही, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रहेगा शराब नीति मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, इसका भी इंतजार रहेगा। अब ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर हम एक चार्ट के जरिए बता रहे हैं कि आखिर दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले का जो आरोपी है उसके जरिए किस तरह से संजय सिंह तक पहुंची ईडी। और उसके बाद आज दिन भर आपको बताते चले इस पूरे मामले में छापेमारी की कार्रवाई हुई है और पूछताछ के बाद, लंबी पूछताछ के बाद शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा अगला सवाल पंकज आपसे यह है, किस तरह से सीधे रडार में आ गए संजय सिंह, जिसके बाद ईडी की टीम उनके घर पर पहुंचती है, उनसे पूछताछ की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं। सिरसा साहब, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इस पर पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, तो जब आप करप्शन करेंगे, पैसा लेंगे, शराब घोटाले से चंदा लेंगे और फिर करोड़ों रुपया जब लोगे आपका पीए और आप इन्वॉल्व होंगे तो कार्रवाई तो होगी। अब देखिए, 2% कमीशन पिछले 30-35 साल से, जब से शराब की सरकारी काम कर रही थी तब से 2% कमीशन पे वो लोग काम कर रहे थे। अचानक उनका 2% से कमीशन उठा के 12% बढ़ा दिया। आप समझिए 6 गुना बढ़ा दिया और उसमें से करोड़ों रुपया अंडर टेबल या 100 करोड़ रुपया पहले एडवांस लिया गया उनको काम देने का। अब उसमें जो ये दिनेश अरोड़ा था उनको मिलाया ही संजय सिंह ने मिलवाया था, मनीष सिसोदिया ने। और पहले भी आपको याद होगा 3 नाम आए थे, चौथा नाम ईडी ने कहा, चौथी जगह गलत नाम लिखा, 3 जगह ठीक लिखा कहा था क्योंकि मिलवाया इसने था उनसे। तो अब वही दिनेश सिंह जो अरविंद केजरीवाल जी का राइट हैंड आदमी था, दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का राइट हैंड आदमी था, अब वही सब कुछ राज खोल रहा है इनके। वही बता रहा कि मैंने ऐसे पे इतने यहाँ दिए, इतने पैसे यहाँ दिए, इतने पैसे यहाँ से उठवाए, इतने यहाँ पे भिजवाए। तो अभी बड़ा स्पष्ट है कि संजय सिंह का, अगर आपको याद हो कि मैंने कंप्लेंट दी थी उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि इसमें संजय सिंह का बहुत बड़ा योगदान है इस, और उन मीटिंगों में थे संजय सिंह तो मंत्री भी मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले में कहना है कि 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी को पता है वो हारेंगे, इस वजह से सीबीआई और ईडी की टीम अब ऐसे ही आती जाती रहेगी। उनका तो सीधा आरोप है आप लोगों को लेकर कि 24 के लिए बीजेपी इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है। तो फिर अगर इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है तो इसी शराब घोटाले के अंदर जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे वो 8 महीने से अरेस्ट हैं। अगर ये गलत था तो क्या ईडी वेंडेटा के साथ कर रही है, मतलब कोर्ट भी वेंडेटा कर रहे हैं? आप बताइए, पिछले 8 महीने से मनीष सिसोदिया अरेस्ट हैं, विजय नायर अरेस्ट हैं, ये सारे शराब के लोग अरेस्टेड हैं, तो फिर इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? बताइए क्यों नहीं आपको बेल मिल रही? क्यों कार्रवाई आप कह रहे झूठी है, तो फिर कोर्ट क्यों नहीं आपकी बात को सुन रही? अगर आपने गलत काम किया ही कोई नहीं, कौन सी ऐसी देश की कोर्ट है कि किसी को 8 महीने से, साल से, 1.5 साल से जेल में हो और कोर्ट उनके ऊपर जमानत ना दे, उनकी दी को बात ही ना करे? इसका मतलब कोर्टें भी वेंडेटा कर रही हैं? नहीं। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बेल रिजेक्ट करते वक्त बताया कि आपने कैसे के पैसे का लेन देन किया, कैसे आपने पॉलिसी को बदला, कैसे आप से लेने के लिए इन चीजों को बदल के लोगों को कम दिया और किस तरह से आपने पैसे लिए। ये सारी बातें तो कोर्ट ने भी कही जब उनकी बेल रिजेक्ट की। तो अगर ये इनोसेंट हैं, अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो 8 महीने से जेल में क्यों है?
ठीक है, ये सवाल जैसे ही आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जुड़ता है मैं इस सवाल का जवाब लूंगी। आपका बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हुई है गिरफ्तारी। ईडी ने कथित आबकारी मामले में उनकी गिरफ्तारी की है। पंकज जैन हमारे संवाददाता, आप दफ्तर से लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, अभी की क्या है वहां पर स्थिति? क्योंकि मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी हुई थी, जब पूछताछ के लिए लेकर जाया जा रहा था, तो हमने देखा था आपने कैसे अपनी पूरी ताकत दिखाई थी। दिल्ली दफ्तर से लेकर और महात्मा गांधी के राजघाट तक जब सिसोदिया वहां पर पहुंचे हुए थे, वो तस्वीरें आज भी जेहन में ताजा हैं। अब चूंकि संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या है आपके आगे की स्ट्रैटेजी? जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, वो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो शराब नीति है, इसमें जो जांच चल रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। जब आम आदमी पार्टी के मुखिया ये बयान दे रहे हैं तो जाहिर है अगला जो रुख रहेगा आम आदमी पार्टी का वो आक्रामक रहने वाला है। क्योंकि आप इससे पहले जो सवाल पूछ रही थी चित्रा की आखिर संजय सिंह रडार में कैसे आए, तो जो चार्जशीट में बातें कही गई हैं चित्रा, वो काफी अहम हो जाती हैं इस पूरे मामले में। क्योंकि ये बयान दिया गया है दिनेश अरोड़ा की तरफ से कि वो मनीष सिसोदिया के संपर्क में संजय सिंह की वजह से ही आए। लेकिन इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी या उनके वकील किस तरह से देंगे, इसका भी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन सीधे तौर पर जब दिनेश अरोड़ा ये बयान दे रहे हैं, जो कि एक तरह से अप्रूवर भी बन गए हैं, गवाह बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उनके लिए खतरे की बात बन गई। और कई घंटे तक जब पूछताछ हुई होगी तो कई ऐसे अहम सवाल होंगे जो ईडी ने दागे होंगे संजय सिंह के ऊपर। लेकिन फिलहाल जो हमें तस्वीर नजर आ रही है कि संजय सिंह अपने घर के भीतर मौजूद हैं, वहां पे उनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनके नजदीकी लोग हैं जो कि सांसद के साथ काम करते हैं, और उनको ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी चल रही है। बाकी जो दस्तावेजी कार्रवाई है वो ईडी दफ्तर में भी हो सकती है। चित्रा, मैं फौरन लौटूंगी। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, संजय सिंह के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीश, पीछे की तस्वीरें दिखाइए। संजय सिंह की हो गई है गिरफ्तारी, अब उनको आगे कहां पर लेकर जाया जाएगा, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? और गिरफ्तारी हो गई, इसके पहले लंबी पूछताछ चली, तो क्या चीजें ईडी के हाथ लगी जिसके बाद ये गिरफ्तारी उसकी ओर से की गई है? मुनीश। जी बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद है, जहां पर सुबह 7 बजे से लगातार ईडी के छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त संजय सिंह घर के अंदर मौजूद हैं। ईडी के लगभग 1 दर्जन अधिकारी हैं, वो भी घर के अंदर मौजूद हैं। और लगातार इस छापेमारी के दौरान ईडी को जो सबूत जो इकट्ठा किया है ईडी ने, उसके बिना पर ही कार्रवाई की गई है, यानी कि गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। अब मैं बता दूं आपको सुबह से हुआ क्या है अभी तक। ईडी ने शुरुआती छापेमारी के दौरान, जो कि उनके घर और दफ्तर, और दोनों ही मैं बता दूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर 131 नॉर्थ एवेन्यू, ये जो बंगला है, यहीं पर संजय सिंह का घर भी है और यहीं पर दफ्तर भी है। तो उनके दफ्तर से उनका कंप्यूटर सीज किया गया, उनके घर से उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन को सीज किया गया, और उसका डेटा डंप लेकर अधिकारियों ने, जो उसमें सबूत मौजूद थे, उसको खंगालने की कोशिश की। उसके अलावा कई दस्तावेज भी ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसको खंगालने की कोशिश की और उसी की बिना पर गिरफ्तारी की गई। लेकिन चित्रा, मैं बता दूं आपको आखिरकार संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजह क्या बनी है। साल 2022 दिसंबर के महीने में शराब घोटाले मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। उस चार्जशीट में 3 बड़े आरोप लगाए गए थे संजय सिंह पर। पहला आरोप यह था कि संजय सिंह उस वक्त शराब घोटाले मामले के आरोपी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम करते हैं, जहां पर वो मनीष सिसोदिया की मुलाकात दिनेश अरोड़ा से कराते हैं। दिनेश अरोड़ा बाद में सरकारी गवाह बनता है और उसने अपने बयान में यह कबूलनामा दिया। दूसरा बड़ा आरोप लगा हुआ था कि दिनेश अरोड़ा का शराब घोटाले मामले से एक काम रुका हुआ था, संजय सिंह ने वो काम करवा के दिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आरोप जो लगाया गया था ईडी की तरफ से, वो यह था कि अरविंद केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग को कराने वाले संजय सिंह थे। संजय सिंह भी उस मीटिंग में मौजूद थे। 3 बड़े आरोप लगने के बाद संजय सिंह के ऊपर लगातार शिकंजा कस रहा था। शिकंजा कसने के बाद जो संजय सिंह के करीबी हैं, उनके घर पर लगभग 2-3 महीने पहले ईडी ने छापेमारी की। उस छापेमारी के दौरान ऐसे सबूत ईडी का दावा है उनके हाथ में लगे, जो सीधे तौर पे दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं संजय सिंह का भी इस पूरे घोटाले में लेना देना है। और उसी के बाद ईडी के 1 दर्जन अधिकारी, जहां पर मेरी मौजूदगी है, संजय सिंह के इस घर पर पहुंचे, छापेमारी
गिरफ्तारी की और अब से थोड़ी वहां देर पर पहले कुछ लोग ही प्रोटेस्ट संजय भी सिंह कर को रहे हैं। गिरफ्तार किया ठीक है, वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं मुनीश, क्योंकि अभी संजय सिंह अपने घर पर मौजूद है, वहां पर ईडी के अधिकारियों की मौजूदगी है, गिरफ्तारी हो गई है, अब उनको आगे की कार्रवाई के लिए लेकर जाया जाएगा। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें भी जरा आप दिखाएं और इसके बारे में जानकारी भी देते रहें मुनीश। जी बिल्कुल, देखिए मैं आप जो मेरे कैमरा पर्सन है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूं यहां से कि आखिरकार किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय सिंह का घर आपको सामने दिख रहा है, ठीक उसके सामने कुछ जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के वो यहाँ पर हैं और लगातार वो सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी मौजूदगी बढ़ा दी गई है, लोकल पुलिस को यहाँ पर बुला लिया गया है और उसको बुलाने के पीछे की वजह यह है कि अगर जब संजय सिंह को यहाँ से लेकर जाएगी ईडी के अधिकारी जब लेकर जाएंगे तो उस वक्त किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, यानी कि अगर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन करते हैं, ईडी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं, तो उनको किसी भी तरीके से रोका जाए, ऐसा कुछ हो न पाए, इसी के लिए सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। 10 से 15 मिनट का वक्त अभी और लगेगा जब संजय सिंह को बाहर निकाला जाएगा। और उसके पहले मैं बता दूं, पीछे का दरवाजा है जो अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, वहां पर देखिए लोकल पुलिस की मौजूदगी है। ये पीछे का दरवाजा है संजय सिंह के घर का, यहीं से संजय सिंह को बाहर निकाला जाएगा और राजधानी दिल्ली में मौजूद ईडी के हेडक्वार्टर में उनको लेकर जाया जाएगा। रात भर उन्हें लॉकअप में रखा जाएगा और कल सुबह मेडिकल कराने के बाद में उनकी कोर्ट में पेशी की होगी और वहां पर संजय सिंह की आगे कस्टडी की मांग की जाएगी। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें, देखिए आम आदमी पार्टी के सबसे पहले विजय नायर जो उनके नेता हैं उनको गिरफ्तार की थी ईडी ने, उसके बाद में उस वक्त के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सबसे बड़ा नेता किसी को आम आदमी पार्टी में माना जा रहा था तो वो थे संजय सिंह। लगातार देख रहे थे हम लोग कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही थी या फिर संसद में अपनी बात को रख रहे थे, तो यानी कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्भर थी संजय सिंह के ऊपर, लेकिन अब संजय सिंह को जेल के पीछे जाना पड़ेगा, ईडी की कस्टडी के पीछे जाना पड़ेगा। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है मुनीश की शराब घोटाला मामले में जितने भी लोगों को जेल हुई उनको जमानत नहीं मिल पाई। मनीष सिसोदिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया का नाम हो या इसके पहले जिन भी लोगों की गिरफ्तारी हुई। और मैं चाहूंगी कि एक बार वो फुल फ्रेम में हम तस्वीरें दिखाएं जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। संजय सिंह इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? 2-4 ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके जरिए हम आपको बता देते हैं। आपको बताते चले कि संजय सिंह मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के बाद एक तरीके से आम आदमी पार्टी में सेकेंड इन कमांड बन गए। लगातार मोदी सरकार पर वो हमला करते रहे। यूपी के निकाय चुनाव में उन्हीं के चेहरे को हिंदी भाषी क्षेत्रों में खासतौर से संजय सिंह को जब आगे किया गया तो उनकी बदौलत यकीनन लगातार आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी। राज्यसभा के भीतर भी अगर आपको याद होगा कि संजय सिंह की ओर से मामला को उठाया जाने लगा, हालांकि जब उनको निलंबित किया गया तो उस पर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था। विपक्षी इंडिया की जो बैठकें होती थी उसमें भी संजय सिंह बढ़ चढ़कर अपनी बातों को आगे लेकर जाते थे। तो इस लिहाज से आप समझिए कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। और अब उनके जेल में जाने के बाद एक बार जल्दी से एक टिप्पणी, मैं मुनीश फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को पीछे की, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। विरोध प्रदर्शन भी वहां पर चल रहा है सरकार बीजेपी के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जमीन पर बैठ गए हैं। पुलिस ने एक बार इनको हिरासत में लेने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ में। जो कार्यकर्ता है उनका साफ तौर पे कहना है कि दरअसल द्वेष की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ईडी ये कार्रवाई कर रही है और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग इस वक्त कसूरवार ठहरा रहे हैं। संजय सिंह को लेकर भी नारे किए जा रहे हैं कि आखिरकार संजय सिंह जिस तरीके से एक बड़े नेता के रूप में आम आदमी पार्टी में आ रहे थे, उसी की वजह से जो कहीं ना कहीं जो ईडी ने कार्रवाई की है उस वजह से ये सारी की सारी कार्रवाई की गई है। आपसे जानना चाहेंगे
ईडी ने गिरफ्तारी की है संजय सिंह की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी की तानाशाही की प्रकाष्ठा है। हमारा मानना है संजय सिंह जी की गिरफ्तारी मोदी के तानाशाही राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि मोदी शाही जो है वो ये नहीं चाहती कि इस देश में बुनियादी मुद्दों की राजनीति हो। इसलिए ईमानदार राजनीति और देशभक्त राजनीति से उन्हें नफरत है। इसलिए झूठे मुकदमे में आम आदमी पार्टी के देशभक्त और कट्टर ईमानदार आदमियों को झूठे मुकदमे में अब एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सीबीआई को अपने दबाव में लेकर गिरफ्तार करा रहे हैं। तो आपने सुना चित्रा यहाँ पर कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नाराज हैं, धरने पर बैठ गए हैं ये, और धरने पर बैठने के पीछे की वजह यह है कि ईडी की कार्रवाई से ये बेहद नाराज हैं, बिल्कुल भी नाखुश हैं, और इसी की वजह से कुछ जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुनीश, चूंकि आप लगातार ईडी की खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ईडी की एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, उसके बाद पंकज मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। पंकज जैन हमारे संवाददाता, आप दफ्तर के भीतर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, आपसे ये सवाल है, लगातार ईडी से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप दर्शकों को बताते रहे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए आप कि संजय सिंह का नाम शराब घोटाला मामले में कहां से आया, इसमें दिनेश अरोड़ा का क्या रोल रहा है, और चूंकि एक बात और है, इसके पहले मनीष सिसोदिया या तमाम लोग आबकारी नीति कथित घोटाला मामले में अभी जेल के भीतर हैं, ऐसे में इस मामले में जो जेल जा रहा है उसकी जल्दी जमानत भी नहीं हो रही है, जिसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रही है कि अगर वो पाक साफ होते तो फिर उनको जल्दी जमानत कोर्ट से मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विस्तार से इसके बारे में जरा जानकारी दें हमारे दर्शकों को आप। जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं कि इस मामले की जांच सबसे पहले सीबीआई ने शुरू की थी। सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज किया था, और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उन्होंने कार्रवाई शुरू की। ईडी की जब जांच शुरू हुई थी तो इस वक्त उन्होंने छापेमारी की थी, लेकिन जो ईडी है उन्होंने छापेमारी के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए उसके बिना पर साल 2022 दिसंबर के महीने में उन्होंने पहली चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दाखिल किया। उस वक्त विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करते थे। उसके अलावा कुछ शराब व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया था। जो सबसे महत्वपूर्ण बात संजय सिंह को लेकर ईडी की उस आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट में लिखा गया था, उसमें 3 बड़े आरोप लगाए गए थे संजय सिंह के ऊपर। सबसे पहले मैं बता दूं कि संजय सिंह के तार दिनेश अरोड़ा से जुड़े। दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो कि सीबीआई की एफआईआर में बतौर आरोपी था, शराब व्यापारी है वो, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गया। उसने ईडी के सामने यह खुलासा किया था कि संजय सिंह दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए एक फंडिंग प्रोग्राम करना चाहते थे। एक होटल में दिनेश अरोड़ा ने उसे ऑर्गेनाइज किया, और जो पैसे इकट्ठा हुए थे वो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को चले गए थे, यानी कि फंड रेजिंग प्रोग्राम उस शख्स के तहत किया गया जो कि इस मामले का आरोपी था और शराब व्यापार से जुड़ा हुआ था। दूसरा बड़ा आरोप लगा हुआ था कि दिनेश अरोड़ा का इसी शराब घोटाले में एक काम रुका हुआ था। दरअसल एक शराब का ठेका था, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी, काफी समय से रुका हुआ था, लेकिन संजय सिंह ने वो काम करवा के दिया। तीसरा और सबसे मुख्य आरोप यहाँ पर लगता है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आया था, वो यह था कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात कराई थी। ईडी ने सीधे तौर पर इसी बात को पकड़ा और कहा कि एक शराब व्यापारी को शराब घोटाले में अगर फायदा पहुंचाया जा रहा है, मुख्यमंत्री से मिलाया जा रहा है, यानी कि उस शख्स का कुछ तो लेना देना होगा इस मामले में। ये जांच इसी दिशा में आगे बढ़ती रही। जहां तक संजय सिंह का सवाल है, संजय सिंह के करीबियों पर कुछ महीने पहले छापेमारी की गई। उन सबूतों के अलावा जो कि मैंने आपको पहले बताया, उसी डायरेक्शन में लगातार ईडी काम करती रही। और जब करीबियों के यहाँ पर छापेमारी की गई तो उनके फोन से कई ऐसी चीजें मिली जिससे कि साफ तौर पर पता चला कि संजय सिंह का इस मामले से लेना देना हो सकता है। आज छापे होती जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है, लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई। एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत
इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, एक आखिरी उनका औजार है जिसका इस्तेमाल कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं 2024 के ठीक पहले कमजोर होती हुई बीजेपी, इसी की वो बौखलाहट है कि विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है।